दोस्तों इस YouTube चैनल की शुरुआत मैंने पॉलिटी कोर्स से की थी और उस कोर्स को आपने इतना प्यार दिया कि आज हम इतनी बड़ी फैमिली बन चुके हैं। हालांकि वो कोर्स काफी बिगिनर्स लेवल का था और उसका एडवांस कोर्स मैंने एम अकेडमी ऐप पर लाया, जहां पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मगर अब पॉलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, ये नेक्स्ट लेवल ऐसा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पूरे पॉलिटी को 3D एनिमेशन के थ्रू समझने का वक्त आ चुका है। दोस्तों 3D एनिमेशन आप सभी को पता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम वहीं पर हैं। सारे कैरेक्टर्स रियलिस्टिक तरीके से दिखाई देते हैं, सारे केसेस ऐसा लगता है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं। तो सोचिए पॉलिटी आप किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस तरीके से हो जाएंगे कि किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछने दीजिए, आप उसका जवाब आसानी से दे पाओगे। तो आज उसका पहला वीडियो आ रहा है, आपका रिस्पांस बहुत जरूरी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि काफी वक्त इसमें लग जाता है एडिटिंग करने में। अपने दोस्तों तक हर जगह पहुंचाइए जिससे कि इस सीरीज को हम YouTube प्लेटफॉर्म की बेस्ट सीरीज बना सके। तो आज हम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वक्त था 1600 का, जब अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। अंग्रेज भारत में ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी की हैसियत से आते हैं। उस समय पर भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सहम कर, हाथ जोड़कर वो अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स यहाँ के राजा से लेकर अपना व्यापार शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो उस कंपनी के मालिक कहलाए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंग्लैंड में कुछ शेयर होल्डर्स थे जिन्हें कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स कहा जाता था और कंपनी का अफेयर संभालने के लिए इन्हीं कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता था। और यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के फंक्शनिंग को मैनेज करने के लिए गवर्नर्स को अपॉइंट किया करते थे। दोस्तों ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला करते थे और इनके पास सुपेरियर अथॉरिटी थी जो कंपनी के गोल्स चेंज या मॉडिफाई भी कर सकते थे। इनके पास इतनी पावर थी कि वो कंपनी के ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को भी सस्पेंड कर सकते थे। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स के मुताबिक वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय प्राइवेट ट्रेड भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का कोई टेबल है जो कि 100 रुपये का है और उसे दो तरीकों से बेचा जा सकता था। एक तरीका था कि वो जो टेबल है वो कंपनी के नाम पर बेचा जाए जिससे वो 100 रुपये कंपनी को मिलेंगे, और दूसरा रास्ता था कि एम्प्लॉय खुद के नाम पर वो बेच सकता था जिससे उस एम्प्लॉय को वो 100 रुपये मिल जाएंगे। तो ऑब्वियस है जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट ट्रेड ही करने लगे जिससे एम्प्लॉयज को दो तरीकों से पैसे मिलने लगे। एक तो वो जो प्राइवेट ट्रेड किया है वो सामान बेचकर, और दूसरा जो सैलरी उन्हें मिल रही थी वो पाकर। तो इस वजह से जो एम्प्लॉयज है वो अमीर होते जा रहे थे पर कंपनी गरीब होते जा रही थी। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था और जिससे शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड नहीं मिल पा रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी है, इसीलिए 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट करते हैं और इसी के तहत लाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाला पहला एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। इसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है जो कि वॉरेन हास्टिंग बनते हैं। 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जाती है जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। प्राइवेट ट्रेड कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है कलकत्ता में। एलिजा एम्पे चीफ जस्टिस बनते हैं और बाकी 3 और जजेस होते हैं। भारत में हो रहे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जानकारी देने की भी बात की जाती है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी खामियां भी थी, जैसे गवर्नर जनरल को इस एक्ट ने पावरलेस बना दिया था क्योंकि उसके पास वीटो पावर नहीं था। देखिए गवर्नर जनरल के पास 4 लोग थे और कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चपाती खानी है या तंदूरी खानी है, तो 3 लोगों ने अगर बोल दिया कि चपाती खानी है तो गवर्नर जनरल को तंदूरी खाना हो फिर भी उसे चपाती ही खानी पड़ेगी क्योंकि उसके पास वीटो पावर नहीं था। अगर वीटो होता तो मेजोरिटी कुछ भी बोले, गवर्नर जनरल बोलेगा वही होगा। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे वो सबऑर्डिनेट बने ही नहीं थे, वो अपनी ही चलाते थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस काफ़ी वेग थे, आम जनता के लिए ऑफकोर्स कुछ भी नहीं था।
दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ गए थे, जिससे उनको चीड़ मच गई कि हमारा क्लास जहां हाई है वही हम उसी कोर्ट में हमारा केस लड़ा जाएगा जहां पर इंफीरियर इंडियंस का केस लड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल और काउंसिल के एक्शंस भी अकाउंटेबल बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में। मतलब अब उनको सुप्रीम कोर्ट का जवाब देना होगा कि तुमने चपाती ही क्यों ली, तंदूरी क्यों नहीं ली। तो इससे उन लोगों को भी चिढ़ मच गई। इसे रेक्टिफाई करने के लिए 1781 में एक्ट लाया जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर डिक्लेरेटरी एक्ट कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर दी गई, मतलब गवर्नर जनरल और काउंसिल अब इसके बाहर थे। इसमें यह भी कहा गया कि मुस्लिम केस मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा और हिंदू केस हिंदू लॉ के तहत लड़ा जाएगा। ये पहला एक्ट था जहां एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट किया गया था। दोस्तों इस एक्ट में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि गवर्नर जनरल के पास कोई पावर नहीं थी, जिसकी वजह से काफी बार जो डेडलॉक है वो क्रिएट हो जाया करता था। उसी के साथ साथ कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए भारत के राजा से वॉर कर लेती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि यार पैसों पर ध्यान दे या टेरिटरी पर ध्यान दे। इसी वजह से ब्रिटिश के पीएम विलियम पिट अब कंपनी पर और कंट्रोल लाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आते हैं, जिसके तहत सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें शेयर होल्डर्स अपॉइंट किया करते थे, जो कंपनी के प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड थे, उनके पास कमर्शियल अफेयर्स दे दिया जाता है कि जाओ तुम लोग पैसों का देखो। और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया और ये मिलिट्री ऑपरेशंस, टैक्स जो भारतीयों पर लगाया जाता था, ये सब देखा करते थे। इसे ही डबल गवर्नमेंट कहा जाता था। गवर्नर जनरल की काउंसिल को 4 से 3 कर दिया गया। दोस्तों इस एक्ट के थ्रू पहली बार कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के अफेयर्स पर भी कंट्रोल आ चुका था। दोस्तों ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट हुआ करते थे और एक चांसलर था और 4 प्राइवी काउंसिलर्स थे जो किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे और मोस्टली इन पर नेपोटिज्म का आरोप लगा करता था। अब गवर्नर जनरल फिर भी रो रहा था, जिस वजह से 1786 में सप्लीमेंट्री एक्ट लाया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल को वीटो दे दिया जाता है और उसे कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। करप्शन रोकने के लिए सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को ज्वाइनिंग के लिए 2 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने को कहा जाता है कि भाई करप्शन ना करो, और करप्ट ऑफिसर्स के लिए सीवियर पनिशमेंट भी दी जाती है। अब दोस्तों ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करती थी, इसे एक्सक्लूसिव राइट दिए गए थे, मतलब और कोई कंपनी इंग्लैंड से भारत में ट्रेड करने के लिए नहीं आ सकती थी। इसे ही बरकरार रखने के लिए 1793 में एक और चार्टर एक्ट लाया जाता है, जिसमें कंपनी की मोनोपोली 20 साल और एक्सटेंड कर दी जाती है। दोस्तों 1793 से पहले तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी इंग्लैंड से आती थी। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ भारतीयों को लूटकर काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया था और इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाना शुरू की गई। गवर्नर जनरल की पावर को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। दोस्तों 1813 तक इंग्लैंड में कई सारे ट्रेडर्स इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे थे और इसी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाता है। फिर गवर्नमेंट लेकर आती है चार्टर एक्ट 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इस एक्ट के तहत हटा दी जाती है, पर जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा था चाय, उसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रखी जाती है। और उसी के साथ साथ जो चाइना के साथ ट्रेड चलता था उसमें भी काफ़ी सारा पैसा था और जो चाइना के साथ ट्रेड है उसमें भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रखी जाती है। अब नए ट्रेडर्स भारत में आएंगे तो ज़्यादा मैन पावर लगेगी। अब इतने सारे लोग इंग्लैंड से तो नहीं ला सकते ना, इसीलिए भारत के लोगों को वो सारा कामकाज सिखाने की ज़रूरत थी और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप करते हैं, जिसके लिए 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का काफ़ी सारा हिस्सा अपने ताबे में ले चुकी होती है और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी बढ़ाने की ज़रूरत थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1833 एक्ट लाया जाता है, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जो कि बेंटिक सबसे पहला बनता है। गवर्नर जनरल की काउंसिल फिर से 4 की कर दी जाती है। अब तो गवर्नर जनरल के पास वीटो भी है, तो 3 हो 4 हो क्या ही फर्क पड़ता है। कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थी उसे मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स बना दिया जाता है। लॉ कमीशन फॉर्म किया जाता है मकौले के अंडर में। अब देखिए उस वक्त जो कानून था वो काफ़ी अलग था।
है ना। और उस वक्त तक कामकाज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। अब फर्ज कीजिए कि बंगाल में मर्डर करने पर 1 साल की सज़ा और बॉम्बे में फांसी की सज़ा, तो ये तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई। तो यही यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो लॉ कमीशन है उसका गठन किया जाता है। उस वक्त तक काफ़ी इंडियंस भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते थे, सो सिविल सर्विसेज की ओपन कंपटीशन लाने की कोशिश की जाती है, पर वो ला नहीं पाते हैं। अब आते हैं हम 1853 में, जहां इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में आना था। ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर इंडियंस को अब शामिल नहीं किया गया तो फिर हमें यहाँ से भागना पड़ सकता है, और अब रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ रूल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले तो गवर्नर जनरल काउंसिल की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को अलग अलग कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाएगी और एग्जीक्यूटिव मतलब उसे इम्प्लीमेंट करेगी। और इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो इंडियंस है उनको भी लाया जाता है। ये पहला एक्ट बनता है जहां पर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने देखा था उसके जो मेंबर्स थे 24, उसे कम करके 18 कर दिया जाता है, जिसमें से 6 क्राउन नॉमिनेटेड थे। मतलब समझ रहे हो, ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल ले रही थी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन के लिए क्राउन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। फाइनली ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा वॉर होता है, जिससे ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि भारतीयों का साथ लेकर ही भारतीयों पर रूल या शासन किया जा सकता है। इसी के चलते ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करता है कि सब कुछ खुद के ताबे में लिया जाए। इसीलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया जाता है और सारी पावर ब्रिटिश क्राउन अपने पास ले लेता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जो कि कैनिंग बनता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? याद है, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी उसे भी एबॉलिश कर दिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का न्यू ऑफिस लाया जाता है जो लॉर्ड स्टैनले बनता है। मतलब अब वॉइसरॉय जवाब देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जवाब देगा ब्रिटिश के नेताओं को। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन पर कंप्लीट कंट्रोल था। अब वॉर के असर को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिशर्स सब कुछ सेंट्रलाइज तो कर देती है, पर उनको पता चल जाता है कि इंडियंस के कोऑपरेशन के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इसी के चलते लाया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अभी इस एक्ट के तहत थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे आज हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ अपने ताबे में रखेगी, मतलब सारे कानून सिर्फ खुद ही बनाएगी, तो फिर उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। पर हमारे यहाँ स्टेट्स को भी पावर दी गई है कि वो भी कानून बना सकते हैं, और इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। वैसे ही बॉम्बे और मद्रास को भी लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की पावर दी गई थी। भारतीयों को खुश करने के लिए रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस लाया गया, जहां वॉइसरॉय इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट कर सकता था, और लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों को नॉमिनेट भी करता है, जिसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव देखने को मिलते हैं। पर ये सब ब्रिटिशर्स के फेवरेट ही हुआ करते थे। 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश किए गए, 1862 में बंगाल में, 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और 1897 में पंजाब में। पोर्टफोलियो सिस्टम लाई गई, मतलब अब वॉइसरॉय की काउंसिल के मेंबर्स रेवेन्यू, एजुकेशन ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने लगे। अब दोस्तों, वॉइसरॉय को कानून लाना है तो काउंसिल के मेंबर्स की मेजोरिटी ज़रूरी थी, पर अगर इमरजेंसी आ जाए तो वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस भी ला सकता था, जिसकी लाइफ 6 मंथ्स की थी। इसके लिए काउंसिल की अनुमति की ज़रूरत नहीं थी, जैसे आज हमारे यहाँ पर भी हमें ऑर्डिनेंस देखने को मिलता है जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जा सकता है। अब दोस्तों, इंडियंस और जागरूक होने लगे, जिस वजह से अब उनके अधिकारों की मांग वो करने लगे। भारतीयों से पैसे लेकर जो अंग्रेज भारत का बजट बना रहे थे, उसमें भारतीयों की इन्वॉल्वमेंट भारतीय लोग मांगने लगे, और इसी के चलते इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया जाता है। इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को बढ़ा दिया जाता है, पर अब भी इन्हें माइनॉरिटी में ही रखा गया था। भारतीयों को बजट डिस्कस करने की परमिशन दी जाती है और क्वेश्चन भी पूछने की अनुमति दी जाती है, पर अगर जवाब दे दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बजट पर इंडियंस ने पूछा कि आप इस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, और सामने से जवाब आ गया जस्ट, तो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। उसी के साथ साथ वोट करने की भी अनुमति नहीं थी।
प्रोविंशियल काउंसिल में एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब दोस्तों 1905 तक आते आते बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है कर्जन के द्वारा, जिसकी वजह से भारतीय काफी खफा थे। उसी के साथ साथ अब भारतीय और ज्यादा जागरूक होते जा रहे थे, जिस वजह से वो रिप्रेजेंटेशन की और ज्यादा मांग कर रहे थे और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स की तरफ दो चुनौतियाँ थी, एक तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको किस तरीके से सप्रेस किया जाए और जो मॉडरेट्स जो पर्चियाँ लिख लिख कर अपनी बात मनवा रहे थे उन्हें कैसे पेसिफाई किया जाए, उन्हें कैसे खुश किया जाए। और इसी के चलते जो लॉर्ड मिंटो है जो वॉइसरॉय था भारत में, और जो मॉर्ले है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इनके द्वारा 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया जाता है जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसके तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी साइज बढ़ा दी जाती है, पहले जो 16 थे अब वो 60 कर दी जाती है। पहली बार जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो लाया जाता है। इसके तहत अब मुस्लिम इंसान को सिर्फ मुस्लिम ही व्यक्ति वोट कर सकता था। इंडियन जो है अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, मतलब अब यहाँ पर बजट पर पूछा गया कि आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, उसने कह दिया जस्ट, तो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि भाई जस्ट क्यों, जवाब दो। और उसी के साथ साथ जो वोटिंग है वो भी यहाँ पर कुछ आइटम्स पर की जा सकती थी। अब यहाँ पर जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो एसोसिएशन इंडिया का वो भी बढ़ता गया। पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था कि चलो भाई इलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस बेसिकली यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने लगे थे। दोस्तों ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि इंडियंस को और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इंडियंस के पास ये दिमाग आ चुका है कि भाई हमारा इंसान ही हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, जो ब्रिटिशर है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से अब और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा जो ऑटोनॉमी है उसे लूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया जाता है, जिसके तहत अब जो प्रोविंसेस है उस पर का जो सेंट्रल का कंट्रोल था उसे रिलैक्स कर दिया जाता है। अब रिलैक्स कैसे किया जाएगा, हम ये कैसे मानेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश में एट प्रेजेंट उनका कंट्रोल स्टेट से कम हो रहा है, स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाएगी, स्टेट को और ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे कि आप खुद के कानून बना सकते हैं। सेम उसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है उसके तहत जो सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लाए गए थे, और सेंट्रल सब्जेक्ट्स सेंट्रल बजट डिस्कस किया जा सकता था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रोविंशियल बजट भी पहली बार सेपरेट किया गया था सेंट्रल बजट से। मतलब अब यहाँ पर जो बॉम्बे है, मद्रास है, उसी के साथ साथ जो पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये सब अपना खुद का बजट बना सकते थे, खुद का बजट एनैक्ट कर सकते थे। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उसमें भी दो भाग थे, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब जिसमें की डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें फाइनेंस आ सकता था, तो वो सब गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ही रखा जाता था। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिसमें उनके हिसाब से जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उस वक्त, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब गवर्नर और मिनिस्टर्स इनके द्वारा किए जा सकते थे। और इसे ही ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है, जिसे डायरकी कहते हैं। देन उसके बाद बाइकैमरलिज्म जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो अपनाई गई, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस लाया गया। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते थे। उसी के साथ साथ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सटेंड किया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो महिलाएं हैं उनको पहली बार जो वोट है वो करने का अधिकार दिया गया। उसी के साथ साथ एक नया ऑफिस लंदन में ओपन किया गया हाई कमिश्नर का। उसी के साथ साथ भारतीय 25% ऑफ बजट पर वोट कर सकते थे। अब दोस्तों 1935 तक आते आते तो इंडियंस और ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, जो इंडिपेंडेंस है उसकी भी मांग अब उठने लगी थी। अब इसी चीज़ को सप्रेस करने के लिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट लाया जाता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। इसी के बलबूते पर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे संविधान में भी देखने को मिलती है। इसके तहत सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन लाया गया, जिसके तहत फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिली। फेडरल लिस्ट मतलब वो सब्जेक्ट्स जिस पर एक्सक्लूसिवली जो गवर्नर है, जो वॉइसरॉय है, उसका अधिकार था। देन प्रोविंशियल लिस्ट जिस पर जो प्रोविंसेस है वो कानून बना सकते थे, और कॉन्करेंट में दोनों ही बना सकते थे, जैसे आज हमारे यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो डायरकी अपनाई गई थी प्रोविंसेस में, जो रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, उसे भी एबॉलिश कर दिया जाता है।
उसी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाती है, जिसके तहत जो वॉइसरॉय है उसे अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पर ही एक्ट करना पड़ेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन, लेबर्स के लिए भी लाए जाते हैं। इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश किया जाता है। जो फ्रेंचाइज है वो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को एक्सटेंड कर दी जाती है, मतलब 10% लोग अब वोट कर पाएंगे। एंड फाइनली 1947 में हमें देखने को मिलता है कि भारत आज़ाद हो जाता है, और आज़ाद होने के साथ साथ जो पाकिस्तान है वो भी भारत से अलग होता है। तो अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लाया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश रूल अब एंड हो चुका था। जो इंडिया है उसका पार्टीशन हो चुका था। जो ऑफिस ऑफ वॉइसरा है उसे एबॉलिश कर दिया जाता है। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी ऑफिस एबॉलिश कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है। जो ब्रिटिश मोनार्क है अब उसके सारे अधिकार जो भारत पर थे वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। बाकी के जो बचे हुए वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।